आइए 2011 क्लास 10th बिहार बोर्ड 2011 का आज हम लोग इकोनॉमिक्स एक्सप्लेन करेंगे। इसमें है सोशल साइंस के क्लास 10 2011 के एनुअल एग्जाम्स में आया हुआ फर्स्ट पाली में इकोनॉमिक्स। आपको इसमें क्वेश्चंस पूछा है पहला कि वैश्वीकरण क्या है, सॉरी वैश्वीकरण के कितने अंग हैं। वैसे 5 अंग है, तो हम वैश्वीकरण की परिभाषा जानते हैं। जब किसी देश की अर्थव्यवस्था को विश्व की अर्थव्यवस्था से संचार, परिवहन, इन सभी आधारभूत संरचनाओं के माध्यम से जोड़ होते हैं। खास करके वैश्वीकरण ग्लोबलाइजेशन में संचार की अहम भूमिका है। जैसे आप संचार के जैसे आप कैसे इसका उदाहरण दे सकते हैं वैश्वीकरण का, जैसे आप फ्लिपकार्ट, अमेजन से आप कुछ भी जो मंगाते हैं, यह वैश्वीकरण की सबसे बड़ी पहल है। वैश्वीकरण मतलब ये जो चीजें आ रही हैं किस देश से आ रही हैं, इसके बाद किस देश में आई, उसके बाद आपने संचार के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से आपने उसको ऑर्डर किया और वो हमारे यहाँ तक पहुंच गया। ठीक है, यह वैश्वीकरण की सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, पहल है। तो वैश्वीकरण किसी देश की अर्थव्यवस्था को विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ संचार के माध्यम से, परिवहन के माध्यम से जोड़ना ही वैश्वीकरण कहलाता है, यानी ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन के 5 अंग है। पहला निर्बाध प्रवाह। किसी चीज का निर्बाध प्रवाह मतलब यहाँ पे क्या क्या 3 चीज का, प्रौद्योगिकी, ठीक है, टेक्नोलॉजी, प्रौद्योगिकी, श्रम, लेबर, श्रम का निर्बाध प्रवाह, पूंजी का निर्बाध प्रवाह। 3 चीजों की याद रखें निर्बाध प्रवाह से। प्रौद्योगिकी मतलब टेक्नोलॉजी का निर्बाध प्रवाह, और श्रम का निर्बाध प्रवाह मतलब लेबर का निर्बाध प्रवाह। श्रम रहेगा तभी तो वैश्वीकरण हो सकता है। अब है पूंजी का निर्बाध प्रवाह, ठीक है, कैपिटल, ठीक है, कैपिटल बोलते हैं कैपिटल, पूंजी का निर्बाध प्रवाह। अगला आता है पूंजी का पूर्ण परिवर्तनशीलता, यह भी अंग है। व्यवसाय या व्यापार संबंधी अवरोधों की कमी, यानी व्यवसाय और व्यापार का अवरोध, अवरोध मतलब रुकावट, एक कमी होगा तभी वैश्वीकरण हो सकता है। कमी का मतलब अगर व्यापार में हम ज्यादा अवरोध उत्पन्न हुए कि नहीं, आप मेरे देश में व्यापार नहीं कर सकते, तो उससे वैश्वीकरण नहीं हो सकता, उसको सफल नहीं माना जा सकता है। व्यवसाय और व्यापार संबंधी अवरोध की कमी होनी चाहिए, रुकावटों की कमी होनी चाहिए। पूंजी का पूर्ण परिवर्तनशीलता, पूंजी को परिवर्तनशील करते रहेंगे ताकि नए नए निवेश करेंगे, नए नए पूंजी आएंगे, नए नए निवेश करेंगे, इससे आर्थिक व्यवस्था मजबूत भी होगी जिस देश की में वैश्वीकरण पूर्ण रूप से लागू हो। ठीक है, तो आइए किसी देश की अर्थव्यवस्था को विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ संचार के माध्यम से जोड़ना ही वैश्वीकरण कहलाता है। ये 5 अंग हैं। आइए आरबीआई के बारे में क्वेश्चन, आरबीआई की स्थापना कब हुई थी। वैसे फिल इन द ब्लैंक्स में हम इसको पूरा एक्सप्लेन करने का प्रयास करेंगे। आरबीआई भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसको बोलते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। एकमात्र ऐसा बैंक है जहां पे पैसा निकालने के लिए अकाउंट नहीं खुलवाना पड़ता है। ठीक है, आरबीआई, ऐसा हम लोग आम आदमी उसमें अकाउंट नहीं, आम आदमी को पैसा नहीं मिलता है, ठीक है, बैंकों को मिलता है। आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को हुई थी। याद रखेंगे 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को हुई थी। ठीक है, मुख्यालय कहाँ है? 1 अप्रैल 1935 में। लेकिन याद रखेंगे कुछ जब शुरू के दौर में इसके जब स्थापना हुई थी तो इसका मुख्यालय कोलकाता था। ठीक है, लेकिन 1937 ईस्वी में इसका मुख्यालय मुंबई कर दिया गया। 1937 ईस्वी में इसका मुख्यालय, और अभी भी आरबीआई के मुख्यालय मुंबई ही है। ठीक है, राष्ट्रीयकरण कब हुआ इसका? राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 1 जनवरी 1949 को किया गया। 1 जनवरी 1949 को किया, याद रखेंगे 1 जनवरी 1949। आप बताइए कमेंट में से कितने साल के बाद, स्थापना के कितने साल के बाद उनको राष्ट्रीयकरण किया गया। ठीक है, चलिए आइए हम नेक्स्ट देखते हैं। हाँ चल, अब करते रहो, उससे जितना समय बचेगा उसमें हम मोची डाल देते हैं कुछ क्वेश्चंस। कोई पल समय उसमें यूज कर लेते हैं ना, एडिटिंग वाला का दिक्कत है हमारे। ऊपर नहीं दिखा तो कोई दिक्कत नहीं, ये दिखा ना कृष्ण बाबू। 37 नंबर क्वेश्चन 3 नहीं, ये 37 नंबर क्वेश्चन है। अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन की प्रणाली है, सिस्टम है। अगला आता है मुद्रा विनिमय की क्या है? तो मुद्रा विनिमय का माध्यम है। अब कैसे, आइए मुद्रा के बारे में पढ़ते हैं। मुद्रा की परिभाषा पहले, मुद्रा की परिभाषा, वह माध्यम, यहाँ माध्यम दिखा, ये माध्यम, वह माध्यम जिसका उपयोग वस्तुओं के क्रय विक्रय, ठीक है, ऋणों के भुगतान, मूल्य मापन के लिए किया जाता है, उसे मुद्रा कहते हैं। तो मुद्रा की परिभाषा भी सीख गए कि मुद्रा वह माध्यम जिसका उपयोग वस्तुओं के क्रय विक्रय, ऋणों के भुगतान, ऋण मतलब जो कर्ज लिए हैं, और मूल्य के मापन में किसी वस्तु का मूल्य कितना हो सकता है, ये इसके लिए प्रयोग किया जाने वाला जो वस्तु है वो है मुद्रा। आइए नेक्स्ट चलते हैं। फुल फॉर्म दिया हुआ है 39 क्वेश्चंस में। जीडीपी, एनएनपी, जीएनपी, ये 2-3 क्वेश्चंस दिए हुए आपको फुल फॉर्म के लिए। हमने आपको 4-5 बता दिया है, एक एग्जाम्स में काम आएंगे। आइए क्वेश्चन मैथ्स में जाइए। जीडीपी का फुल फॉर्म ग्रॉस, GROSS, ग्रॉस डोमेस्टिक, DOMESTIC, डोमेस्टिक प्रोडक्ट, प्रोडक्ट एंड सकल घरेलू उत्पाद। WTO का फुल वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, WRLD, ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ORGANISATION ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन। ठीक है, एनएनपी, बाकी स्क्रीनशॉट पे आपको चल रहा होगा फुल फॉर्म, देख सकते हैं। एनएनपी का फुल फॉर्म नेट नेशनल प्रोडक्ट, ठीक है, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद।
आइए जीएनपी का फुल ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट यानी सकल राष्ट्रीय उत्पाद। आइए एनएसएसओ का फुल फॉर्म आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ये गरीबों के लिए खासकर नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। यूएनडीपी आइए यूनियन डेवलपमेंट प्रोग्राम। आइए इसके अलावा और भी कुछ सीखते हैं हम लोग। एसडीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? एसडीआई का फुल फॉर्म ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मानव विकास सूचकांक। अगला है सीएसओ का फुल फॉर्म, सीएसओ बहुत इंपॉर्टेंट है, सीएसओ सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। आइए हम इसको लिखते हैं हम लोग, केंद्रीय विषय जरूरी है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। आइए नरेगा का फुल फॉर्म, नरेगा, मनरेगा से नरेगा बना, नरेगा नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटीड एक्ट, ठीक है, नेशनल, स्क्रीनशॉट में दिखाई दे रहा होगा, आप देख सकते हैं। आइए नरेगा के बारे में आपको कुछ बताना है, बताइए कमेंट बॉक्स में नरेगा के बारे में आप क्या क्या जानते हैं। सहकारिता क्या है? सहकारिता एक प्रकार का ऐसा संगठन होता है जिसमें 2 या 2 से अधिक, मतलब 10-12 भी हो सकते हैं, 2 या 2 से अधिक व्यक्ति मिल करके 2 या 2 से अधिक व्यक्ति मिल करके अपनी सुरक्षा पूर्वक अपनी आर्थिक हितों का पूरा करते हैं। जैसे आप देख सकते हैं एक संगठन में ग्रुप महिलाओं में एसएचजी, ठीक है, एज ए सेल्फ हेल्प ग्रुप, उसमें क्या होता है महिलाएं इकट्ठा होकर के अपनी आर्थिक मतलब कुछ पैसा जमा कर, जैसे जीविका में कुछ पैसा जमा करती है और जमा करने के बाद एक बड़ा व्यापार लोन लेती है बैंक द्वारा, बैंक सरकार उसको ऋण देती है कम दर पे और उस ऋण को बांट लेते हैं सब लोग, 10-12 लोग जो रहते हैं जीविका के सदस्य, और उसे बांट करके उसे अपनी अपनी रोजगार कर लघु उद्योग कुटीर उद्योग में लगाते हैं, जिससे उनका आय का स्रोत बढ़ जाता है, ठीक है। तो सहकारिता क्या है? सहकारिता एक प्रकार का ऐसा संगठन है जिसमें 2 या 2 से अधिक व्यक्ति मिलकर अपनी स्वेच्छापूर्वक अपनी आर्थिक हितों का पूरा करते हैं। आइए क्वेश्चन से है 41 में कि नई आर्थिक नीति नेप, नई आर्थिक नीति नेप, ठीक है, यह नई शिक्षा नीति नहीं है, नेप नई आर्थिक, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, इसका फुल फॉर्म होगा न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। यह नई आर्थिक नीति क्या है? नई आर्थिक नीति जैसे 1991 में डॉक्टर मनमोहन सिंह क्या था कि इसमें लोगों को छूट दिया जाता था ताकि हमारे पास एक अर्थव्यवस्था का स्ट्रक्चर बने, हमारे पास अर्थव्यवस्था बढ़े, आय का स्रोत बढ़े। तो नई आर्थिक नीति एक प्रकार की ऐसी नीति थी जिसमें लोगों को व्यापार और उद्देश्य के लिए, व्यापार और उद्योग धंधा के लिए बढ़ावा दिया जाता था। इस नीति के तहत, इस नीति में एलपीजी कहते, एलपीजी को बढ़ावा मिला। एलपीजी मतलब लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस नहीं, एलपीजी का फुल फॉर्म यहाँ पे एल फॉर लिबरलाइजेशन, दूसरा प्राइवेटाइजेशन निजीकरण, और तीसरा है जिसे ग्लोबलाइजेशन वैश्वीकरण। आइए लिबरलाइजेशन क्या, स्पेलिंग गलत लग रहा है, LIBERA, फिर से बोलिए LISA। चलिए आइए नई आर्थिक नीति, आइए नई आर्थिक नीति मतलब नेप, नेप मतलब न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। नई आर्थिक नीति मुख्यतः 1991 में डॉक्टर आर्थिक नीति में एलपीजी को बढ़ावा मिला। एलपीजी मतलब लिबरलाइजेशन, मतलब होता है उदारीकरण। ये उदारीकरण क्या होता है? उदारीकरण बता रहे। और पी मतलब होता है प्राइवेटाइजेशन, मतलब निजीकरण। जी मतलब होता है ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण। एलपीजी में क्या होता है समझेंगे हम लोग कि इसमें एलपीजी लाया गया, मतलब डॉक्टर मनमोहन सिंह के अनुसार एलपीजी का मतलब होता है, एल मतलब लिबरलाइजेशन, मतलब उदारीकरण। जैसे अन्य देश के जो उद्योग धंधे हैं, हमारे उद्योग धंधे के, हमारे यहाँ जब उद्योग धंधे करने आएंगे उनको लाइसेंस में उदार नीति अपनाई जाती है, मतलब लाइसेंस में छूट दी जाती है ताकि हमारे उद्योग धंधा बैठे, वो कंपनी लगे, वो कारखाना लगे, ताकि यहाँ के लोगों को कम से कम रोजगार मिले। जो नीति अपनाई गई थी उदारीकरण में सबसे इंपॉर्टेंट था कि उद्योग धंधे के प्रति लाइसेंस की छूट, ठीक है, ये उदार नीति अपनाया गया। प्राइवेटाइजेशन देखिए कुछ ऐसे चीजें सरकारी की अपेक्षा प्राइवेट बेहतर, जैसा बिजली विभाग देखिए आप, ठीक है, बिजली विभाग, बिजली में आप सरकारी जब था पहले के जमाने तो लोग बिजली बिल ही नहीं जमा करते थे, लेकिन अब जब उसको निजीकरण कर दिया गया तो घर घर में मीटर लगे। अब तो स्मार्ट मीटर लगे, आप पैसा जमा करे तो चलेगा, नहीं करे तो नहीं चलेगा। तो बिजली का प्राइवेटाइजेशन करने से उसमें सुविधा में बेहतर और चीजें मिला, सुविधा और बेहतर। जैसे किसी आप देखेंगे एक ट्रेन भी है जिसको हम लोग कौन सा ट्रेन बोलते हैं, तेजस ट्रेन है, वो प्राइवेट का ही रूप में निजीकरण, कोई प्लेटफॉर्म भी निजीकरण कर दिया गया। इससे क्या होता है कि निजीकरण करने से आपको सुविधा बेहतर, हाँ पैसा तो लगता है लेकिन सुविधा बेहतर मिलता है। चलिए कहीं निजीकरण खतरनाक भी साबित हो सकता है, जैसे रेलवे में खास करके निजीकरण जो अपनाया जाए उसमें वैकेंसीज, ठीक है, मैं आप इसके पक्ष में नहीं हूँ कि वो खतरनाक है कि अच्छा है, मैं जो चीज था उसको बताया, ठीक है। निजीकरण, तो निजीकरण से क्या होता है, सुविधा और बेहतर मिलता है। तीसरा है नई आर्थिक नीति के 3 विशेषता, ठीक है।
तो ये क्वेश्चन है कि नई आर्थिक नीति के 3 विशेषता कौन है। तो नई आर्थिक नीति की 3 विशेषता है आपको उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण। वैश्वीकरण बता चुके हैं हम कि अपने देश की आर्थिक अर्थव्यवस्था को पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ संचार के माध्यम से जोड़ना ही वैश्वीकरण कहलाता है। तो आइए नेक्स्ट आइए बाह्य स्रोती। बाह्य स्रोती कैसे लिखे हैं, बाह्य लिखा है, ठीक है। स्रोती, बाह्य स्रोती क्या है, देखिए बाह्य स्रोती के बारे में समझते हैं। बाह्य मतलब बाहर। बाह्य स्रोती क्या है, जब बहुराष्ट्रीय कंपनियां या अन्य कंपनियां, बहुराष्ट्रीय कंपनियां, ठीक है, मल्टीनेशनल कंपनीज, जब बहुराष्ट्रीय कंपनियां या अन्य कंपनियां कुछ नियमित सेवाएं अपने कंपनियों से न देकर के बजाय दूसरे कंपनियों से प्राप्त करके आपको सेवाएं उपलब्ध कराते हैं, उसे बाह्य स्रोती कहते हैं। बाह्य स्रोती का मतलब हमने अभी बताया कि जब बहुराष्ट्रीय कंपनियां कुछ कंपनियां अपनी नियमित सेवाएं अपने कंपनी के बजाय दूसरे कंपनी की सहायता के द्वारा उपलब्ध कराती है, उसे बाह्य स्रोती कहते हैं। अब जैसे आप वीवो मोबाइल देख सकते हैं, वीवो मोबाइल हमारे देश की कंपनी नहीं है, बल्कि लेकिन हमको वो सेवाएं दे रही है, हमारे यहाँ वो उपलब्ध है, तो बाह्य स्रोती का उदाहरण है। आइए इसमें देखते हैं उपभोक्ता के कर्तव्य क्या है। तो देखिए उपभोक्ता के कर्तव्य कई हो सकता है। उपभोक्ता मतलब उपयोग करने वाला, जैसे उपयोग करने वाला हम है, तो हमारी कर्तव्य, मानिए कि कोई वस्तु हमने आपको कोई भी चीज, जैसे पैकेट की कोई वस्तु खरीदा, हाँ पैकेट की कोई वस्तु खरीदा, तो इस वस्तु को जब हम खरीदे तो हमारे क्या कर्तव्य है कि पहला उपभोक्ता के कर्तव्य, उपभोक्ता मतलब हम है, उपयोग करने वाले को उपभोक्ता कहते हैं। उपभोक्ता के कर्तव्य क्या है, पहला है कि उसका एमएफडी, मैन्युफैक्चरिंग डेट, ठीक है, एमएफडी देखे ना, निर्माण तिथि देखे, निर्माण तिथि, मैन्युफैक्चरिंग डेट देखे, निर्माण तिथि देखें, देखना, निर्माण तिथि देखना। दूसरी क्या है, निर्माण के साथ उसका एक्सपायरिंग डेट को देखना, एक्सपायरिंग डेट, ठीक है, एक्सपायरिंग डेट को देखना, कब वो एक्सपायर हो रहा है ये देख करके। तीसरी चीज माप तौल का आकलन करना, माप तौल का आकलन करना, आकलन कर लेना, माप तौल का आकलन कर लेना, माप तौल का आकलन कर लेना कि अगर पैकेट में जो वस्तु 250 ग्राम लिखा गया तो 250 ग्राम है कि नहीं है। अगर किसी तरह का अगर माप तौल में गड़बड़ी है तो आप उपभोक्ता नंबर का प्रयोग करके उसको सूचित करना, ठीक है। उपभोक्ता नंबर, गलती पाने पर, गलती पाने पर नंबर, उपभोक्ता नंबर पर कॉल करना। अब उपभोक्ता नंबर कॉल क्या है बताइए, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि उपभोक्ता नंबर क्या है, ठीक है। तो ये एक चीज उपभोक्ता के कर्तव्य है कि निर्माण तिथि देखना, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपायरिंग डेट देखना कि आपका कब वो एक्सपायर हो रहा है, ठीक है। बैच नंबर लिखा रहता है, आप किसी भी वस्तु जब खरीदते उस पर बैच नंबर देखिए लिखा रहेगा, बैच नंबर को बैच नंबर लिखा तभी उस वस्तु खरीदे। एक्सपायरिंग डेट हर चीजों में होता है, चावल में बैच नंबर थोड़ी दिखाई देगा, आप गोला से चावल खरीदेंगे तो एक बुढ़े चावल दे, उस पर बैच नंबर एक्सपायरिंग डेट थोड़ी लिखा रहेगा। लेकिन खास करके जो पैकेट वाले वस्तु इस पे सब लिखा रहता है। माप तौल का आकलन करना, गलती पाने पर नंबर पर कॉल करना, ये आपका। आइए लास्ट क्वेश्चन है व्यवसायिक बैंक के कार्य। व्यवसायिक बैंक के क्या कार्य है, ऐसे मुख्य रूप से 4 कार्य। पहला ऋण प्रदान करना, कमर्शियल बैंक बोलते हैं उसको। बैंक के द्वारा आप ऋण ले सकते हैं, लोन ले सकते हैं, तो ऋण प्रदान करना, लोन लेना, लोन लेन देन करना, यह व्यवसायिक बैंक का ही कार्य है। दूसरा है, अच्छा सबसे बड़ा व्यवसायिक बैंक कौन सा है, सबसे बड़ा व्यवसायिक बैंक, आइए सबसे बड़ा व्यवसायिक बैंक के बारे में अध्ययन करें। सबसे बड़ा व्यवसायिक बैंक आप कमेंट बॉक्स में कमेंट किए, वैसे एसबीआई होना चाहिए। वाणिज्य बैंक है सबसे बड़ा, वाणिज्य बैंक, कमर्शियल बैंक, वाणिज्य को तो व्यवसायिक बोलते हैं। आइए व्यवसायिक बैंक के बारे में अध्ययन करते हैं। लास्ट क्वेश्चन है व्यवसायिक बैंक के क्या क्या कार्य है। तो इसमें 4 कार्य है, वाणिज्य बैंक, व्यवसायिक बैंक, ठीक है, कमर्शियल, ठीक है। तो आइए देखते हैं, इसका कार्य है ऋण प्रदान करना, लोन प्रदान करना, ऋण देना, कर्ज देना, ठीक है। जमा राशि को स्वीकारना, जब कुछ हम जमा करते हैं तो उसको स्वीकार करता है बैंक कि हाँ आपने इतना पैसा जमा किया है, तो ये जमा राशि को स्वीकार करना भी इसका बैंक का कार्य है। समान उपयोगिता संबंधी, समान उपयोगिता संबंधी मतलब जैसे गोल्ड लोन, ये सभी जो आप सामान्य चीजों को रख करके आप अपनी उपयोगिता के लिए कुछ चीजों को रख करके हैं, बंधक रख के, तो वहां पे आपको लोन दिया जाता है। तो कमर्शियल बैंक का यह भी कार्य कि कुछ चीजों को बंधक रख करके उसको उसके जगह पर ऋण प्रदान करना, ठीक है। समान उपयोगिता संबंधी, समान उपयोगिता में आपको ड्राफ्ट बनवाना, साख बनवाना, ये सभी काम आ जाएगा, एटीएम संचालित कराना, ये सभी काम आ जाएगा, ठीक है।
चलिए सामान्य एजेंसी समय, अब एजेंसी संबंधी कार्य का आप कभी कभी देखें टेम्पू के पीछे देखो वित्त पोषित एजेंसी लिखा रहता है, वित्त पोषित। तो एसबीआई बैंक लोन द्वारा आसान लेना आसान हो गया टेम्पू, ये सब प्रचार किए थे। ऐसे संबंधी कार्य गाड़ी वाहनों को सस्ते दरों पर वाहन मुहैया कराना, ताकि लोगों का व्यवसाय बढ़े, लोगों का रोजगार बढ़े, लोगों में गरीबी घटे। ठीक है, ये सभी कार्य हैं। खत्म। धन्यवाद।